स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट, और जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिविटी हो रही है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी एक्टिविटी, हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म में चीज़ें जो हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में मूव कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा है? तो हमने कहा इन सबको कंट्रोल करता है कौन? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो अगर ये सेल है तो मुझे दिख रहा है सेल के अंदर ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। अब ये तो चलिए एक कार्टूनिस्टिक इमेज है, एक प्रॉपर इमेज पे चलते हैं। तो यहाँ एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के अंदर कि ये कई अलग चीज़ें करता है। क्या क्या करता है पहले एक बार समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि फर्स्ट थिंग तो ये कि इट कंट्रोल द सेल एक्टिविटी, ठीक है। सो इट कंट्रोल द सेल एक्टिविटी। दूसरी बात, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। तीसरी चीज़ जिसमें ये हेल्प करता है वो है हेरिडिटी, ठीक है। सो दे बेसिकली स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है। सो दे स्टोर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर से न्यूक्लियस हटा दूं मैं तो क्या होगा? तो हमने कहा सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इट इज़ बेसिकली द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। जैसा ह्यूमन बॉडी से ब्रेन हटा दिया जाए, ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा, वैसे ही सेल से न्यूक्लियस हटा दिया जाए तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया इसका। अब न्यूक्लियस की पोजिशनिंग होती कहाँ है एक्चुअली सेल के अंदर? तो हमने कहा कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, ठीक है। सो लोकेशन क्या है कि इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। और जो हमारा सेल है वो कवर्ड होता है, ये सराउंडेड होता है एक तरीके के मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि हमने देखा सेल सराउंडेड है बाय ए लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियर सराउंडेड है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो टेक्निकली एक बाउंड्री बना रहा है बिटवीन द अदर सेल, ठीक है। वन सेल टू अनदर सेल एक बाउंड्री बना रहा है। उसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी एक बाउंड्री बना रहा है किस चीज़ की? फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। एक सेल की, या कह सकते हो आपकी एक सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंस है वो बना रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि मान लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन है, तो एक ये लिमिटिंग पार्ट बना रहा है दैट एनी अदर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। सो इट फॉर्म अ लिमिटिंग बाउंड्री फॉर द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? एक लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है, बहुत सिंपल भाषा में। अब मुझे पता चल चुका है, ठीक है, कि ये सेपरेट कर रहा है साइटोप्लाज्म और सेल की चीज़ों को एक दूसरे से। तो यहाँ भी मुझे कुछ छोटे 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 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो एग्जैक्ट डॉट मुझे कहाँ दिखे थे? मुझे जो एग्जैक्ट सेम डॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखे थे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो डॉट एंट्री एग्जिट कंट्रोल कर रहे थे। क्या यहाँ भी ये डॉट सेम काम करते हैं? ठीक है। तो हमने कहा कि हाँ, सेम काम यहाँ ये डॉट से करते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं पोर्स, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं पोर्स, और न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियर पोर्स भी कह सकते हैं। तो ये पोर्स कंट्रोल करते हैं कि विच सब्सटेंस शुड एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड विच सब्सटेंस कुडंट, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा कि न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं जरा। मैंने माना ये है सेल, ठीक है, और ये है सेल के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस वाले पार्ट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये है न्यूक्लियस। अब जो सेल है, सेल की जो आउटर लेयर उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल के अंदर है एक लिक्विड फील्ड है, ठीक है। सेल के अंदर एक लिक्विड फील्ड है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड फील्ड है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड फील्ड होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म।
अब हमें क्या पता है कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज सेमी लिक्विड फ्लूइड, ठीक है, जबकि जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो हमारा होता है वो होता है एक डेंस फ्लूइड। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ डेंस फ्लूइड, ठीक है, थोड़ा गाढ़ा सा फ्लूइड होता है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, अब इसके अंदर जब मैं न्यूक्लियस के अंदर आ चुका हूँ और मुझे पता चल चुका है कि इसके अंदर कुछ लिक्विड जैसा प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिक्विड जैसी चीज़ें प्रेजेंट है, तो मैं कुछ और चीज़ें देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं? इस डेंस फ्लूइड के अंदर, ठीक है, ये एज्यूम करते हैं डेंस फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म का, तो इस डेंस फ्लूइड के अंदर मुझे दिख रहे हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मुझे क्या दिख रहे हैं? कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे। अब मैंने कहा ये न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर क्या चीज़ है और हम इनको इतना स्पेसिफिकली क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो बॉडी के लिए क्रोमेटिन फाइबर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है वो समझते हैं। तो हमने कहा कि जो क्रोमेटिन फाइबर है वो एक्चुअली बना किससे है, ठीक है, तो ये बने होते हैं डीएनए थ्रेड से, ठीक है। तो ये टेक्निकली जो मुझे थ्रेड दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या है? बेसिकली डीएनए, ठीक है। सो डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और कहाँ पे? क्रोमेटिन फाइबर के अंदर, इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है, रेस्टिंग स्टेज मतलब जब वो डिवीज़न नहीं कर रहा होता है, तब ये लूज नेटवर्क जैसा होता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है, ठीक है, वैसे ही ये सेल कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये कंडेंस हो जाता है, और ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या बना लेता है? सर ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर बना लेता है क्रोमोजोम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो क्रोमोजोम बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, या सेल का एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। तो अब एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि लूज फॉर्म इज़ क्रोमेटिन बट कंडेंस फॉर्म इज़ क्रोमोजोम। लूज फॉर्म जब सेल डिवीज़न नहीं कर रहा होगा, जैसे ही डिवीज़न स्टार्ट होने वाली होंगी क्रोमोजोम बन चुका है। अब ये क्रोमोजोम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों बात हो रही है क्रोमोजोम की? तो हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्रोमोजोम कैरी जीन्स। क्या करते हैं ये जीन्स कैरी करते हैं, ठीक है। अब ये सब जीन्स क्या होती हैं, ठीक है, तो ये जीन्स ही हैं जो डिसाइड करती हैं कि हमारी बॉडी के फीचर्स क्या होंगे। लाइक हमारा स्किन कलर क्या होगा, हमारी आइज़ कलर क्या होंगी, ठीक है, हाइट कितनी होगी, हेयर कलर क्या होगा, बॉडी के अंदर कौन से ट्रेट्स आएंगे, क्या कोई हेरिडिटी ट्रेट डिजीज़ आने वाली है वो होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरेंटल ट्रेट्स जानने में हेल्प करता है, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स कौन हैं, ठीक है। लीनिएज पता करने में हेल्प करता है। क्राइम सीन्स पे ये ही सेम चीज़ हेल्प कर सकती है, ठीक है, डीएनए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट माइंड में मेरे बात आती है कि सर आपने अभी कहा कि ये हेल्प करता है पेरेंटल इंफॉर्मेशन जानने में और क्राइम सीन्स में, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, जो डिसाइड करती है कि मतलब किसका डीएनए है, ठीक है। तब फिंगरप्रिंट्स वगैरह से पता करते हैं कि ये पर्सन था, बिकॉज हर पर्सन का डीएनए अलग होता है। तो अगर डीएनए मीन है तो जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जीन्स जो होते हैं बेसिकली जीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, ठीक है। तो मैं अगर तोड़ूँ इसको, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में लेके आऊँ, तो मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं क्या? क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर के अंदर जो है वो बन रहा है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम फर्दर डिवाइड होके बन रहे जीन्स, और जीन्स फर्दर बन रहे हैं डीएनए। तो ये एक लीनियर सीक्वेंस चल रही है। तो जीन्स आर बेसिकली फॉर्म फ्रॉम व्हाट? इट इज़ फॉर्म फ्रॉम DNA, and DNA stand for deoxyribose nucleic acid. So DNA stand for deoxyribose nucleic acid, ठीक है। अब ये बात क्लियर होगी कि ठीक है, जीन्स आर फॉर्म फ्रॉम डीएनए, ठीक है, जीन्स आर फॉर्म फ्रॉम डीएनए, और इसी डीएनए का यूज़ होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, लाइक क्राइम केसेस सॉल्व करने में और पेरेंटेज अप्रूव करने के लिए, ठीक है, कि मतलब आप सेम पेरेंट के हैं या नहीं, ठीक है। अब एक मिसकंसेप्शन हमेशा होता है कि क्या सिर्फ क्रोमोसोम नंबर मैटर करता है, ठीक है।
मतलब कि क्या मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर है 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर है 46 क्रोमोसोम, और ये आप 23 पेयर कह सकते हो, 23 पेयर क्रोमोसोम। और किसी और एनिमल के अंदर मान लेते हैं कि लायन और टाइगर के अंदर, ठीक है, लायन के अंदर है 38 क्रोमोसोम। तो क्या क्रोमोसोम का नंबर ही डिफरेंट है जो कि डिसाइड कर रहा है कि हमारे कैरेक्टर्स कौन से होंगे और लायन के कैरेक्टर्स क्या होंगे, या कुछ और चीज़ें, ठीक है। मतलब क्या नंबर ही डिसाइड करेगा कि कैरेक्टर सेम होंगे या अलग। तो हम इस कंक्लूज़न में पहुँचे कि नहीं, नंबर से बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि 3 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं ले लूँ लॉयन को, मैं ले लूँ टाइगर को, और मैं ले लूँ कैट को, ठीक है। लॉयन, टाइगर एंड कैट ऑल हैव 38 क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुत अलग है, ठीक है। क्यों अलग है? बिकॉज इनके जीन्स डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंट होते हैं इनके? जीन्स आर डिफरेंट। तो टेक्निकली इट्स नॉट द नंबर, इट्स द जीन्स, ठीक है। सो जीन्स डिसाइड द कैरेक्टर्स, नॉट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी कि क्या होता है न्यूक्लियस, क्या होता है क्रोमोसोम, सारी बातें क्लियर है। लेकिन अब मैं थोड़ा और ऊपर चलता हूँ। मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर मुझे एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, जो कहा जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो मुझे न्यूक्लियर के अंदर एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, जिसको मैंने कहा न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोलस हेल्प क्या कर रहा है और ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं आऊँ इस बात को डिस्कस करने के लिए, तो मैंने कहा कि न्यूक्लियस कंटेन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस है ना, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, ठीक है, एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, हाउ न्यूक्लियोलस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। बिकॉज हमें पता है कि प्रोटीन फॉर्मेशन तो राइबोसोम करवा रहे हैं, न्यूक्लियोलस कैसे करवाएगा। तो जब हम राइबोसोम करेंगे वहाँ इसको लिंक करेंगे। आप वहाँ मुझे याद दिलाना है कि मैंने कहा था न्यूक्लियोलस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अभी हम इस पर नहीं आने वाले, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा ठीक है, न्यूक्लियोलस की पहले बात करते हैं। तो जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उन्हें कहा जाता है यूकैरियोट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि जिनके अंदर है प्रॉपर न्यूक्लियोलस, ये प्रॉपर न्यूक्लियस कह लो आप, ठीक है। जिनके अंदर है प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट उन्हें कहा जाता है यूकैरियोट, ठीक है। और जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोट। नो प्रॉपर न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कॉल देम यूनिसेलुलर, ठीक है। तो वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। अब इनका एक प्रॉपर डिफरेंस हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमें ये समझ आ चुका है कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, और ये करता क्या है, ठीक है। तो एक अगर मैं रिकैप फटाफट करूँ तो ये बेसिकली एक सेल का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, और डीएनए का स्टोरेज यूनिट है आप कह सकते हो। बिकॉज जो भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी एलील है, जो भी डीएनए है, सब यहीं स्टोर है, ठीक है। और क्या किस सेल को काम करना है, ठीक है, एक्टिविटी कंट्रोलर, ठीक है, लाइक ए ब्रेन। तो ये सेल का ब्रेन भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि कंट्रोल तो न्यूक्लियस कर रहा है लेकिन इसको एनर्जी कौन दे रहा है, ठीक है। बिकॉज हर एक चीज़ को करने के लिए कुछ तो एनर्जी लग रही होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये दे कौन रहा है, ठीक है। तो हमें पता है दैट पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया और कैसे ये सेल की हेल्प करता है इन सारी एक्टिविटीज़ को करने में। तब तक के लिए थैंक यू।